जय श्री राम साथियों। चमोली जनपद की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे चमोली जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको कवर। ठीक है, चमोली जनपद के सारे मंदिरों को कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे लव कुश मंदिर कहाँ पे है? चमोली में। लव कुश कौन थे ये बताने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, भगवान राम के सुपुत्र थे दोनों, लव और कुश। ठीक है, तो लव कुश मंदिर कहाँ पे है? चमोली में। ठीक है, लव कुश मंदिर चमोली में। अनुसुईया माता मंदिर चमोली में। अत्रि मुनि आश्रम ये भी चमोली में। ठीक है, अनुसुईया माता मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम चमोली में, लव कुश मंदिर चमोली में। बधानगढ़ी मंदिर चमोली की चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। ठीक है, चमोली की चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। कौन सा? बधानगढ़ी मंदिर। इसको मैंने ऐसे याद किया, देखो धानगढ़ी, बधान, धान आ रहा है ना, धान, धान का होता है भूसी को चिल्ला बोलते हैं, धान की भूसी को चिल्ला बोलते हैं। तो चिल्ला घाटी में है कौन सा? बधानगढ़ी मंदिर। बधानगढ़ी मंदिर कहाँ पे? चमोली की चिल्ला घाटी में। ठीक है, जैसे याद करो आपकी मर्जी। चलिए, लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। नंदा देवी का भारवाहक देवता किसको माना जाता है? लाटू देवता को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैराज कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पे बैराज कुंड चमोली में है, यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। बैराज कुंड चमोली में। ठीक है, बैराज कुंड चमोली में रावण की पूजा की जाती है। और कौन से थे? लव कुश मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम और लाटू देवता मंदिर, बैराज कुंड। ठीक है, इतने पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट देखिए, चमोली की उर्गम घाटी में, चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक दिन, रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का मंदिर है। देखो नारायण ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण भगवान नारायण के ही अवतार थे, विष्णु के अवतार थे ना, तो ये उनको समर्पित है। और केवल वर्ष में एक दिन, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे कपाट खुलते हैं। रक्षाबंधन के कपाट खुलते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वो भगवान को जो फ्यूली के फूल होते हैं, फ्यूली पीले रंग के फूल होते हैं, फ्यूली के, प्योलड़ भी बोलते हैं इसको कहीं पे। ठीक है, कहीं पे प्योलड़ बोलते हैं, प्योलड़, हमारे साइड को प्योलड़ भी बोलते हैं। ठीक है, फ्योली के फूल को। तो इनसे भगवान नारायण का श्रृंगार कराया जाता है और रक्षाबंधन के दिन इनको राखी बांधी जाती है। ठीक है, और अच्छा लिखा है नीचे, चमोली के जो फ्यूला नारायण मंदिर है यहाँ पर एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। और पुजारी के साथ यहाँ पे पुजारिन की भी नियुक्ति होती है। जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे चारों धामों में ही लगा लो, वहाँ पर भी पुजारियों की नियुक्ति होती है ना। जैसे केदारनाथ में रावल वगैरह बदलते रहते हैं, तो यहाँ पे फ्यूला नारायण मंदिर पुजारी और पुजारिन की नियुक्ति होती है और सिर्फ एक दिन का पाठ खुलेंगे रक्षाबंधन को। ठीक है, चलिए, कहाँ पे है मंदिर? उर्गम घाटी में है। ठीक है, और उर्ग शब्द ये भी याद कर लो, उर्ग शब्द होता है नाग का पर्यायवाची, नाग का, सर्प, विषधर, नाग, उर्ग ऐसे करके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ये हिंदी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट ला गई मैं। चलिए देखिए, गोपाल मंदिर, यह मंदिर अलकनंदा नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग में स्थित है। अच्छा, पहले तो आप ये याद कर लो, अलकनंदा नंदाकिनी का संगम किधर होता है? नंद प्रयाग में। ऑब्वियसली आपको याद होगा क्योंकि पंच प्रयाग याद नहीं है आपको और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, और देखो गोपाल मंदिर कहाँ पे है? नंद प्रयाग में। ठीक है, गोपाल मंदिर नंद प्रयाग में। अच्छा, अभी तक हमने कितने मंदिर पढ़े? लव कुश मंदिर, लव कुश मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर, लव कुश मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम, बैराज कुंड, और अभी ये पढ़ा था गोपाल मंदिर, उर्गम घाटी का वंशी नारायण मंदिर। इतने पढ़ लिए ना? और भी कोई छूटा होगा एक आध, लाटू देवता मंदिर छूट गया, बधानगढ़ी चिल्ला घाटी छूट गया। ठीक है, चलो मोस्टली याद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जलेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। ठीक है, जलेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग में। अभी हमने नंदप्रयाग में गोपाल मंदिर पढ़ा था। नंदप्रयाग में नंदाकिनी के साथ होता है अलकनंदा का संगम, कर्णप्रयाग में कर्णगंगा या पिंडर के साथ होता है इसका संगम अलकनंदा का। तो कर्णप्रयाग में किसका, कौन से महादेव का मंदिर है? जलेश्वर महादेव मंदिर। जलेश्वर महादेव मंदिर किसका? कर्णप्रयाग में स्थित है। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर है चमोली के गोपेश्वर में। गोपीनाथ मंदिर है गोपेश्वर में। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर कहाँ पे है? स्थित है चमोली के गोपेश्वर में। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में। गोपेश्वर वो जहाँ पे भोले शिव शंकर उसके रूप में आए थे, ब्रिज की नारी बन के आए थे। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ऐसे करके। तो तब से उनको गोपेश्वर नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो गोपी बन के आए थे ना ब्रिज की, तो इसलिए उनको गोपीनाथ भी बोला जाता है। तो ये मंदिर है आपके चमोली में। ठीक है, चलिए, उद्धव चौरी नामक
स्थान भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित धाम का एक स्थान है। जो उद्धव चोरी नामक स्थान है ये भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित धाम का एक स्थान है। अच्छा, ये उद्धव जी के बारे में आपने सुना होगा, ये गोपियों के पास ज्ञान लेके जाते हैं, लेकिन गोपियाँ इनको प्रेम की शिक्षा दे देती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूबी हुई रहती हैं, उन पर उद्धव जी के ज्ञान का तो कोई असर नहीं पड़ता। उल्टे उद्धव जी को उनके प्रेम से प्रभावित होकर उद्धव जी को श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति मिल जाती है। इसके लिए एक भजन भी है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ होती है कर्म की जय जय, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, तो उद्धव चोरी नामक स्थान कहाँ पर है? बद्रीनाथ धाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, चलिए। उफराई देवी का मंदिर ये चमोली के नौटी गांव में स्थित है। नौटी गांव में स्थित है क्या? चमोली उफराई देवी मंदिर। और ये जो नौटी गांव है ये नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखिए। अच्छा, और बद्री है। चलो एक बार हम मंदिर फिर से रिवाइज करेंगे। लव कुश मंदिर, अनुसुईया माता मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम, पधानकड़ी चिल्ला क्षेत्र, चिल्ला घाटी, लाटू देवता मंदिर, बैराज कुंड और बंसी नारायण मंदिर, फ्यूला नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर, जलेश्वर महादेव और गोपीनाथ मंदिर, उद्धव चोरी, उफराई देवी। उफराई देवी कहाँ थी? नौटी गांव में, चमोली में। ठीक है, चलिए अब हम पंचबद्री देखेंगे। अगर आप इनको याद नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, पंचबद्री याद करना आपका धर्म है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए पंचबद्री में देखिए, बद्रीनाथ को क्या कहते हैं? विशाल बद्री भी कहते हैं। बद्रीनाथ को क्या कहते हैं? विशाल बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह है। आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह है आदि बद्री। और वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप स्थित है। इसको प्रथम बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनीमठ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की सर्वप्रथम यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की थी। फिर है योगदान बद्री और भविष्य बद्री। एक बार हम बद्री याद कर लेते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री, भविष्य बद्री। ठीक है, बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री और भविष्य बद्री। 5 बद्री हो गए। बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री, भविष्य बद्री। ठीक है, चलिए बद्रीनाथ को क्या कहते हैं हम? विशाल बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग में है, 16 मंदिरों का समूह है। वृद्ध बद्री, इसका पुराना नाम क्या था? अनीमठ। वृद्ध बद्री का पुराना नाम था अनीमठ। और वृद्ध बद्री को प्रथम बद्री भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया प्रथम बद्री किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बद्रीनाथ, लैटिक। ठीक है, गल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। यहाँ पे किसने स्थापित की थी? आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। भगवान बद्रीनाथ की सबसे पहले उन्होंने की थी। ठीक है, वृद्ध बद्री में, प्रथम बद्री, वृद्ध बद्री, पुराना नाम अनीमठ। प्रतिमा स्थापित की आदि गुरु शंकराचार्य। और बद्रीनाथ को क्या कहते हैं? विशाल बद्री। विशाल बद्री बद्रीनाथ को, और प्रथम बद्री वृद्ध बद्री को, अनीमठ बिनी को। ठीक है, और उसके बाद आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह। अब याद करो, योगदान बद्री। योगध्यान बद्री ये पांडुकेश्वर में है। ठीक है, पांडुकेश्वर ने योगध्यान बद्री, पांडुकेश्वर। और यहाँ पे क्या है? पांडव शिला भी है। यहाँ पे क्या है? पांडव शिला। ऐसे याद रखो, राजा पांडु या पांडव योग कर रहे थे। राजा पांडु या पांडव योग कर रहे थे शिला में बैठ के। पांडव शिला भी हो गई, योग ध्यान बद्री भी हो गया। कहाँ पे? पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर किधर? चमोली में। पांडुकेश्वर से आपको ताम्रपत्र भी मिले थे। किनके मिले थे वो? कत्यूरी राजाओं के मिले थे ना। इनको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और देखिए भविष्य बद्री ये जोशीमठ के समीप शुबेन नामक स्थान पर स्थित है। भविष्य बद्री किधर है? जोशीमठ के शुबेन नामक स्थान पर स्थित है। एक बार हम बद्री फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, बद्रीनाथ, विशाल बद्री और आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह। वृद्ध बद्री, इसको प्रथम बद्री कहा जाता है। पुराना नाम अनीमठ था। यहाँ पे सबसे पहले शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में, यहाँ पे पांडव शिला भी है। और भविष्य बद्री ये चमोली में जोशीमठ के शुबेन नामक स्थान पर स्थित है। चलिए, ये हो गया। पर्यटक स्थल तो हम एक नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और त्यौहार वगैरह भी आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे। 9 मिनट की तो क्लास हो चुकी है। इनको देख लेते हैं, जो चमोली संबंधी विविध तथ्य है ना, इनको इसमें कवर कर लेते हैं एक बार। देखो, पागल नाला चमोली की नीति घाटी में है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो यहाँ पे छोड़ रखे इन्होंने। पागल नाला कहाँ पे है? चमोली की नीति घाटी में। नीति घाटी में एक मंदिर था, बहुत ज़रूरी मंदिर। कौन सा था? टिम्मरसैन महादेव मंदिर। ठीक है, पागल नाला भी कहाँ पे है?
नीति घाटी में। टिम्मरसैंण महादेव मंदिर नीति घाटी में। नेक्स्ट देखो, तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़, दशोलीगढ़ चमोली में। बधानगढ़ कहाँ पे था? बधानगढ़ ये बधानगढ़ी मंदिर जो भी था वो था चिल्ला घाटी में था ना। तो तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़, दशोलीगढ़। देखो दशौली ब्लॉक है चमोली में, यहाँ से याद कर लोगे। बधानगढ़ भी आप पहले पढ़ा है हमने, तोपगढ़ और लोहाबगढ़ ये दो ही नए आए हैं इसमें, ठीक है। आपको सारा कनेक्ट करना पड़ेगा इधर उधर से, ठीक है। चलिए, और नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासु था। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था? कंडासु। नंदप्रयाग में भी हमने कौन सा मंदिर पढ़ा था? गोपाल मंदिर। नंदप्रयाग में गोपाल मंदिर, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नंदप्रयाग का पुराना नाम कंडासु। नंदप्रयाग का पुराना नाम क्या था? कंडासु। कंडासु, ठीक है। अब देखो, नारायणबगड़ एवं झूलाबगढ़ कहाँ पे है? कर्णप्रयाग में है। नारायणबगढ़ एवं झूलाबगढ़ कर्णप्रयाग में। अभी हमने कर्णप्रयाग में एक मंदिर देखा था, कौन से महादेव का था? जलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। जलेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग। और नारायणबगढ़, झूलाबगढ़ ये कहाँ पे? कर्णप्रयाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जौका पानी भोर पानी। जौका पानी भोर पानी चमोली में है, ठीक है। जौका पानी भोर पानी चमोली में है। हल्द्वानी में है तीन पानी। तीन पानी है हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है, ठीक है। यहाँ पे वो बैंक के एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये याद पड़ा है, तीन पानी। तो जौका पानी भोर पानी। जौक किसको बोलते हैं पता है आपको? जौक, जौक वो, अरे वो बरसात के दिनों में लग जाती है पैर में, और वो खून चूस के बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारा खून चूस लेती है, ठीक है। परजीवी बोल सकते हैं एक तरह से। नहीं, परजीवी तो उसमें निवास करते हैं। एक तरह से चूसक वाला वो होता है जो खून चूस लेता है, वो होती है जौंक, ठीक है। और भोर पानी ये भी किधर? चमोली में। तो ऐसे रखो, भोर होते ही जौंक लग गई, जोंक का पानी लग गया, जो भी है जो इसी से याद करना, ठीक है। चलिए, बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। बुग्यालों की मदर टेरेसा एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। बुग्यालों की मदर टेरेसा किनको कहते हैं? रूपा देवी को। रूपा देवी कहाँ से संबंधित है? चमोली से, ठीक है। देखो बुग्याल, अभी हमने बहुत सारे बुग्याल पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा मुझे बताओ, अवनी बुग्याल कहाँ है? कसनी खर्क, खादू खर्क, लाता खर्क, ताली बुग्याल, बैल जोड़ी, और औली बुग्याल हो गया, और लक्ष्मीबन, रत्ताकोण, घस्तोली, और कौन से थे? चलो बहुत सारे बुग्याल थे ना। और तो बुग्यालों की जो मदर टेरेसा है वो किनको कहते हैं? रूपा देवी। वहाँ की हैं ये, चमोली की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी फूलू की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो जो मार्गरेट लेक थी वो यहाँ पे अध्ययन करने आई थी फूलू की घाटी में। 1 महीने इन्होंने यहाँ पे अध्ययन भी किया, लेकिन चट्टान से फिसल के इनकी मृत्यु हो गई। कब आई थी? 1939 में। ये क्वेश्चन आई थिंक आया है एग्जाम में। और वहाँ पर उनकी समाधि भी बना रखी है, मार्गरेट लेक की समाधि बना रखी है। तो उसमें अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। ये उक्ति की समाधि पर लिखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, मार्गरेट लेक की कहाँ से फिसली थी? फूलू की घाटी से। कब? 1939 में आई थी, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये नाम याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो, जो मार्गरेट लेक थी, लेग यानी कि टांग फिसल गई इनकी यहाँ से, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। और याद कराने की बस ट्रिक है, आप इसको चाहो तो वैसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बरनी ढट है चमोली के बेदनी में स्थित। बरनी ढट कहाँ है? चमोली के बेदनी में स्थित है। बरनी ढट कहाँ है? चमोली के बेदनी में स्थित है। और अथारी नामक स्थल ग्वालदम चमोली में स्थित है। अथारी नामक स्थल है एक, ग्वालदम चमोली में स्थित है। और ग्वालदम है ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, ये अपने चाय बागान और सेबों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, ग्वालदम। और अथारी नामक एक स्थल है, ये भी कहाँ पे है? ग्वालदम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई जो बुक है इस पर छपा है, और जो इसमें बुक में पॉइंट करके छप रखे हैं, इसे उंगली का निशान करके पॉइंट आउट करते हुए, वो क्वेश्चन एग्जाम में टपक रहे हैं, तो ऐसे याद कर लो। वीरांगना मछली केंद्र किधर है? गोपेश्वर में है। गोपेश्वर का पुराना नाम क्या था? गोथलिया, गोस्थला। गोपेश्वर में गोपीनाथ महादेव मंदिर भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंक एस समाइथ ने फूलू की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में
वैली ऑफ फ्लावर्स बुक लिखी। देखो वैली ऑफ फ्लावर्स बुक किसने लिखी? फ्रैंक एस स्माइथ ने, ठीक है, फ्रैंक एस स्माइथ ने लिखी फूलों की घाटी पर बुक। कब? 1938 में लिखी, ठीक है। 1939 में कौन गई थी यहाँ पे? मार्गरेट लेक गई थी, ठीक है, और फिसल के इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। चलिए, चमोली की नीति घाटी का बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। चमोली की नीति घाटी का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बगड़वाल नृत्य। और जीतू बगड़वाल कहाँ के थे? वो भी चमोली के थे, ठीक है। नहीं, जीतू बगड़वाल जिनको आँचरी हर लेती हैं, ठीक है, वही वाले बगड़वाल। तो बगड़वाल नृत्य कहाँ का है? नीति घाटी चमोली का। नीति घाटी बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, बहुत बार देख चुके हैं हम। क्या क्या था नीति घाटी में? एक तो टिम्मरसैंड महादेव मंदिर था, अभी बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। अभी हमने एक चीज़ और देखी थी नीति घाटी में, पागल नाला। पागल नाला कहाँ पे है? नीति घाटी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिलाशु नामक पर्यटन स्थल। जिलाशु नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे है? ये भी चमोली में है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर आप PYQ देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन को पाएंगे। तो जिलाशु नामक स्थल कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। और मेलोरी टॉप, ये भी चमोली में है। मेलोरी टॉप कहाँ पे है? चमोली में है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नाम से स्थल ऐतिहासिक स्थल में प्रतीत होता है, ठीक है। गोपेश्वर के समीप एक कश्मीरी हाट नामक स्थल है जो कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए, और विकासखंड घाट विकासखंड था एक, उसका नाम बदल के अब रख दिया है नंदा नगर, ठीक है। विकासखंड घाट विकासखंड का नाम अब क्या रख दिया है? नंदा नगर, ठीक है। नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है भाई यहाँ, तो घाट नाम उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या रख दिया? नंदा नगर। नेक्स्ट देखिए, 21 अगस्त 2021, 21 ऐसे याद कर लो, 21 अगस्त 2021 चमोली के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। हर्बल पार्क का उद्घाटन कब किया गया? 2021 में चमोली के माणा गांव में, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे? माणा गांव में। कब बनाया गया? 21 अगस्त 2021 में, 21 अगस्त 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क, ये उत्तराखंड का है, ये गोपेश्वर में बनाया गया, ठीक है। पहला ऑर्किड पार्क उत्तराखंड का गोपेश्वर में। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ये कहाँ पे? माणा में, ठीक है। कब बना? 2021 में बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डमस्क गुलाब हाल ही में चर्चाओं में रहा था, करंट अफेयर में बहुत जगह देखने को मिला। ये अत्यधिक सुगंध एवं रंगों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है। डमस्क गुलाब चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाई जाती है। इसे बनाने में निवेशकों ने अपनी रुचि बना रखी है, मतलब इससे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं इसमें निवेशकों ने रुचि बनाई। और अगर क्वेश्चन आएगा डमस्क गुलाब कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ बताएंगे? फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, और अत्यधिक सुगंध और इसकी रंगों की विभिन्नता के कारण, ठीक है, खूब सारी सुगंध आती है इससे, और अपने रंगों की विविधता के कारण जाना जाता है डमस्क गुलाब। चलिए फिर से रिवाइज किया जाए। नारायणबगढ़ झूलाबगढ़ किधर था? चमोली में। तोपगढ़ पठानगढ़ लोहाबगढ़ दशोलीगढ़ चमोली में हो गए। और बरनी ढट किधर था? बेदिनी में, ठीक है। बरनी ढट बेदिनी में। बेदिनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल और बेदू की रचना स्थल माना जाता है। और एक बुग्याल और था, थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा था, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा। दयाली शेरा बुग्याल ये भी ओली में है। अच्छा, ये पर्यटन स्थल में फिर से काउंट होंगे, ठीक है। जो चीज़ें छूट रही हैं वो अभी और आगे आ जाएंगी, आप इनको चिंता मत कीजिएगा। देखो ग्वालदम देख लो, अभी हमने ग्वालदम की बात की थी ना, तो ग्वालदम देख लो। ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब एवं चाय के बागान का उत्पादन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी 19 मिनट की क्लास हो रही है, तो हम कुछ एक चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, किसके बारे में पढ़ेंगे? चलो ये देख लो, गोचर देख लो। कुछ पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। गोचर में हवाई अड्डा भी है, आपको याद होगा गोचर हवाई अड्डा। गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है, ठीक है, मैदानी जगह है गोचर। और गोपेश्वर कैसी थी? पर्वतीय क्षेत्र था जहाँ न ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा ठंडा था। तो गोचर कहाँ पे है? अलकनंदा के तट पे है और रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर है, ठीक है। रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर है।
1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ठीक है, 1920 में जब लेडी विलिंगटन आती है यहाँ हवाई जहाज़ से, तो उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पे क्या मिली थी, पहचान मिली थी। ठीक है, इसको, गौचर को। लेडी वेलिंगटन ने क्या किया, गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। ठीक है, किसानों को प्रेरित किया किसने, लेडी विलिंगटन ने। कब आई थी, 1920 में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गौचर में एक मेला लगता है, औद्योगिक एवं विकास मेला। ये एग्जाम में आ चुका है। 1943 से शुरू हुआ था, 1943 से शुरू हुआ था। तत्कालीन कमिश्नर थे बर्नेडी, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया गौचर का औद्योगिक और विकास मेला। औद्योगिक और विकास मेला कब शुरू हुआ, 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गौचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। ठीक है, 14 से 21 नवंबर तक चलता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो गौचर मेला कब शुरू हुआ, 1943 में। किसने चलाया, तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने। औद्योगिक एवं विकास मेला, गौचर मेला भी बोलेंगे, औद्योगिक एवं विकास मेला भी बोलेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन यानी कि बाल दिवस 14 नवंबर से 1 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, चलिए। और 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला था। स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार कब मिला गौचर को, 2019 में। ठीक है, 2019 में मिला। ठीक है, तो ये था गौचर के बारे में। अब हम देख लेते हैं ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के बारे में। ठीक है, जो जोशीमठ था, जोशीमठ स्लीपिंग लेडी पर्वत याद है आपको, यहीं पे था। तो इसका अब जो नया नाम कर दिया है हमने, ज्योतिर्मठ कर दिया है। क्या कर दिया है, जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया है। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। क्या थी, कत्यूरी की राजधानी थी जोशीमठ। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में से योशी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, योशी कहा जाता था प्राचीन समय में जोशीमठ को। और यहाँ पे शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तप किया था एवं यही पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना भी की। शंकराचार्य जी ने यहाँ पे तप किया था, कहाँ पे, जोशीमठ में। और यहाँ पे पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना की आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, और बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री में बद्रीनाथ जी की मूर्ति भी किसने स्थापित की थी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जोशीमठ में शहतूत वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह का मंदिर बनाया। ठीक है, जोशीमठ में शहतूत वृक्ष के नीचे, जोशीमठ में ही किनको, आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, शहतूत वृक्ष के नीचे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में वृक्ष पूछ दिया तो किसके नीचे, शहतूत वृक्ष के नीचे जोशीमठ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नरसिंह मंदिर किसने बनाया यहाँ पे, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य के बाद जोशीमठ के प्रथम शंकराचार्य, देखिए शंकराचार्य तो थे लेकिन उनके बाद जो प्रथम शंकराचार्य बने उनका नाम था टोटकाचार्य। तो जिसके कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य और टोटकाचार्य की गुफा, इन दोनों की गुफाएं हैं, शंकराचार्य और टोटकाचार्य की। एवं 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है, 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है, कहाँ पे, जोशीमठ में। ठीक है, चलिए। और जो ये नरसिंह मंदिर किसने बनाया था, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे जोशीमठ में इनको शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने नरसिंह मंदिर बनाया था। ये वही नरसिंह मंदिर है जहाँ पे बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, बद्रीनाथ भगवान की। ठीक है, शीतकालीन पूजा। और नेक्स्ट देखिए, जोशीमठ के पास क्वारी पास है। जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। करजन ट्रेल मार्ग किसको कहते हैं, क्वारी पास को। कहाँ पर है ये, जोशीमठ के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है। जनदेश स्वैच्छिक संगठन कहाँ पे स्थित है, चमोली के जोशीमठ में। ठीक है, इतना याद हो गया। एक बार इन दोनों को रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हमने सबसे पहले देखा था अभी गोचर कहाँ पे था, रुद्रप्रयाग और चमोली की बॉर्डर पे था। और ये समतल मैदान है। ठीक है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक समतल मैदान है गोचर।
और देखो जब समतल मैदान होगा तभी तो यहाँ पे हवाई अड्डा बनेगा ना, यहाँ पे हवाई अड्डा भी है गोचर में, ठीक है। और यहाँ पे जो लेडी विलिंगटन थी कब आई थी, 1920 में आई थी, 1920 में आई थी। और उन्होंने किसानों को यहाँ पे वो चारागाह निर्माण के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। और बंड विकास औद्योगिक विकास मेला लगता है गोचर में, ये 1943 में शुरू हुआ था। किसने किया था, तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने। 14 नवंबर से 1 हफ्ते तक चलता है। और स्वच्छ गंगा टाउन शहर पुरस्कार कब मिला, स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार कब मिला गोचर को, 2019 में, ठीक है। ये गोचर का था। फिर हमने ज्योतिर्मठ के बारे में जाना। ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी रह चुकी है। और शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थल को जोशीमठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर, और यहीं पे आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना भी की थी और तपस्या की थी जोशीमठ में। और जोशीमठ में उन्होंने तपस्या की थी तो इनको शहतूत के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने नरसिंह मंदिर बनाया। उसी नरसिंह मंदिर में शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा की जाती है। और यहीं जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य की एक गुफा है। और त्रोटकाचार्य जो कि ज्योतिर्मठ के पहले शंकराचार्य बने थे, त्रोटकाचार्य, उनकी गुफा भी है। और 200 वर्ष पुराना एक कल्पवृक्ष भी विद्यमान है, ठीक है। और जोशीमठ के पास एक क्या था, कुंवारी पास है जिसे करजन टेल मार्ग कहते हैं, ठीक है। जोशीमठ के पास कुंवारी पास है जिसे करजन टेल मार्ग कहते हैं, ठीक है। जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में है, ठीक है। जनदेश स्वैच्छिक संगठन कहाँ पर है, चमोली के जोशीमठ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, माणा गांव के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। माणा गांव से ज़्यादा जरूरी घेस गांव है, घेस गांव, ठीक है। क्योंकि घेस गांव हाल ही में मैं एग्जाम में देख रही थी इसको, और माणा तो आपने सुनी रखा है, बहुत बार पढ़ लिया। घेस गांव नया पढ़ रहे हैं। इस गांव को आयुर्वेदिक गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड किस गांव को कहा जाता है, घेस गांव। कहाँ स्थित है, चमोली में। इसको आयुष गांव भी कहते हैं और हर्बल विलेज और उत्तराखंड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे आयुष ग्राम घोषित किया है। देखो पॉइंट कर रखा है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है एग्जाम में, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घेस गांव कहाँ है, चमोली में। आयुष गांव या हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड कहते हैं दुर्लभ जड़ी बूटियों के उत्पादन के कारण इसको आयुष ग्राम घोषित कर रखा है, ठीक है। चलिए अब एक बार हम माणा के बारे में पढ़ लेते हैं। माणा देखो, चमोली जिले में स्थित माणा देश के प्रथम गांव में से एक है, जिसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। माणा का पुराना नाम मणिभद्रपुरी, कहाँ पे कहा गया है, पुराणों में। और देश का प्रथम गांव माना जाता है माणा गांव को, ठीक है। माणा के पास सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है। सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है माणा के पास केशव प्रयाग नामक जगह पर, केशव प्रयाग पे, ठीक है। केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, कहाँ पे, माणा के पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीम पुल है। माणा में सरस्वती नदी पर बना क्या है, पाषाण शिला या भीम पुल। पाषाण शिला, या तो ऐसे याद रखो, भीम ने बहुत बड़ा पाषाण यानी कि पत्थर उठा के एक शिला रख दी, जिससे सरस्वती नदी पे पुल बन गया। ऐसे याद रख लो, भीम ने रख दिया एक बहुत बड़ा पाषाण शिला रख दी, इसलिए उसको भीम पुल भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, सरस्वती नदी पे, माणा पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए, मुचुकुंद, ब्यास, गणेश, अभी हमने चमोली की गुफाएं पढ़ी थी। मुचुकुंद, ब्यास, गणेश, कंद, नारद, ये सब गुफाएं थी ना। तो यहाँ पे 3 गुफाएं हैं माणा में, कौन कौन सी, ब्यास और गणेश तो याद कर लो क्योंकि ये साथ साथ ही मिलेंगे। और मुचुकुंद, ये तीनों गुफाएं कहाँ पे हैं, माणा में है, ठीक है। माणा गांव के भोटियों की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है, ठीक है। जो माणा गांव है, देखो भोटिया लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। ये ग्रीष्मकाल में दूसरी जगह जाते हैं और शीतकाल में अलग जगह चले जाते हैं। और शीतकाल में ये पर्वतों से नीचे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, और ग्रीष्मकाल में अपने चरवाहों को चराने के लिए बुग्यालों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो माणा गांव क्या है, मारछा जनजाति के भोटियों का निवास स्थान है। और माणा में मारछा भोटिया पाए जाते हैं, जैसे पिथौरागढ़ में धारचूला मुनस्यारी की साइड शौका भोटिया हैं, और भी भोटिया के प्रकार थे। अभी तो मुझे एक जाड़ भोटिया हो गए, ये उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, जादूंग गांव में, ठीक है। चलिए, माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है, ठीक है।
भगवान बद्रीनाथ की माता माता मूर्ति का मंदिर है और घंटा कर्ण का मंदिर कहाँ पे है? माणा में है। ठीक है, माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता और माता मूर्ति का मंदिर और घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए, माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, नीलकंठ चोटी को क्या कहते हैं? गढ़वाल की रानी। कितनी हाइट थी इसकी? 65-97 मीटर या लगभग 6600 मीटर, 65-97 मीटर थी नीलकंठ चोटी की हाइट। कहाँ पे है ये? माणा के पास में है। इसको गढ़वाल क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल क्वीन। ओके, चलिए ये था। और घेसगांव हम पढ़ चुके हैं। अब रह गया आपका रूपकुंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पर्यटन स्थल कर लेते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, पर्यटन स्थल कर लेना सही रहेगा क्योंकि कुछ ही बचे हैं, 35 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, रूपकुंड चमोली में एक रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड के आसपास कौन सा बुग्याल था? याद है आपको? बेतनी बुग्याल था ना। तो जो रूपकुंड है यहाँ पर नर कंकालों की खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की थी। ठीक है, आर माधवन ने की थी। किसकी खोज? रूपकुंड के नर कंकालों की खोज। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल हैं, इसलिए इसको कंकाली ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली ताल। खोज कब हुई? 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने खोजा? रेंजर आर माधवन ने। ठीक है, लेकिन दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किनको जाता है? स्वामी प्रणवानंद को। स्वामी प्रणवानंद को जाता है रूपकुंड को दुनिया की नज़रों में लाने का श्रेय। और जब रूपकुंड के कंकालों का आनुवंशिक परीक्षण किया गया, यानी कि डीएनए टेस्ट किया गया, तो उसके बाद पता चला कि जो ये अस्थियां हैं वो कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की है। जो कोंकण के ब्राह्मण थे उनकी अस्थियां बताई जाती हैं। ठीक है, चलिए ये था रूपकुंड के बारे में। होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब, चमोली जनपद के हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में हमने एक ताल पढ़ा था, याद है क्या आपको? कौन सा ताल था वो? भापकुंड था। भापकुंड था जो कि गर्म जल का कुंड था। और हेमकुंड था वो। ठीक है, और हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में सोहन सिंह ने की। सोहन सिंह भाकना है आई थिंक इनका पूरा नाम। सोहन सिंह ने की थी। और ये सिखों के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। सिखों के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है हेमकुंड साहिब। और स्थापना कब हुई? 1930 में। किसने की? सोहन सिंह ने। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं हेमकुंड साहिब के बारे में, एक वो देख रही थी मैं, आर्टिकल देख रही थी, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया, मतलब इन सोहन सिंह ने बहुत मेहनत की थी इसको खोजने के लिए। और यहाँ पे हेमकुंड बहुत ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ पे पत्थरों को लाद के उतनी चढ़ाई में जाके यहाँ पे उन्होंने गिरिजागर बनाया। तो मतलब बहुत अच्छी कहानी है, कुछ दिन पहले मैंने भी देखी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है जिसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। ठीक है, जो हेमकुंड साहिब है ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसके पास झील से हेमगंगा नामक नदी निकलती है। हाँ, और ये 7 पर्वतों का रेफरेंस किसी मतलब पुरानी किताब थी, कोई प्राचीन किताब इतिहास की, उसमें था। तो उन्होंने, जो सोहन सिंह थे, उन्होंने इस पर पढ़ा, फिर उसके बाद ये इसको खोजने में जुट गए। जैसे ही इनको ये मिला तो फिर उन्होंने उस समय के कोई सिख के बहुत बड़े वो थे, तो उनसे उन्होंने परामर्श लिया, तो उन्होंने बोला हाँ यही है। तो उसके बाद बहुत मुश्किल से जाके उन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारा स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पे? हेमकुंड साहिब में। कब बना? 1930 में बना। देखो बहुत बात की बात है, 1930, अभी 100 साल नहीं हुए हैं। ठीक है, हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी का मंदिर और गुरुद्वारा है कहाँ पे? हेमकुंड झील के पास में। ठीक है, हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। हाँ, यहाँ पे क्या क्या था? हेमकुंड साहिब के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तपस्या की थी और ये अंतिम गुरु हुए गुरु ये सिखों के। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही एज ए गुरु मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे तपस्या की थी कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने। हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ भी बोला जाता है और दंड पुरुषकर्णी तीर्थ भी कहा जाता है। लोकपाल तीर्थ और दंड पुरुषकर्णी तीर्थ किसको कहा जाता है? हेमकुंड साहिब को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रह में। हेमकुंड साहिब के विकास में सोहन सिंह का प्रमुख योगदान है। अच्छा, हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रह में किया है। अच्छा, तारा सिंह की किताब है तीरथ संग्रह, इसमें इन्होंने हेमकुंड की भौगोलिक खोज का जिक्र किया है और इसमें इसके विकास में सोहन सिंह का प्रमुख योगदान है, ये भी बता रखा है। ठीक है, और हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा का संचालन
7 सदस्यीय कमेटी करती है, ठीक है। 7 सदस्यीय कमेटी, बहुत छोटी कमेटी लग रही है 7 सदस्यीय कमेटी, क्योंकि ये यात्रा बड़ी होती है और सिखों के लिए बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ओली। ओली तो हम देख चुके हैं, बुग्याल भी है, और हमने बोला था कि स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है एशिया में। और यहाँ पे जो नंदा देवी कामेट हाथी गौरी पर्वतों से घिरा है, जो ओली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल है ओली, तो ये किस किस से घिरा है? नंदा देवी, कामेट, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत। क्या आप मुझे इनकी हाइट बता सकते हैं? नंदा देवी पश्चिमी की हाइट 7,817 मीटर, कामेट की 7,756 मीटर, हाथी पर्वत 7,250 मीटर। सॉरी हाथी की नहीं, ये मैंने उसकी बता दी, कोई दूसरी बता दी। हाथी पर्वत की है 6,727, गौरी पर्वत की 6,250 है। गौरी पर्वत की आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, जहाँ तक यही होगी 6,250 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम, गढ़वाल GMVN बोल सकते हैं आप, GMVN, ये बना था 1976 में। और ऐसी कुमाऊं KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, दोनों बने थे 1976 में 31 मार्च को, ठीक है। चलिए तो जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है वो ओली में क्या कर रहा है? स्कीइंग महोत्सव मना रहा है, स्कीइंग महोत्सव मनाता है, ठीक है, GMVN द्वारा। देखो ये गढ़वाल में पड़ता है ना ओली चमोली, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ऑब्वियसली गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो कब से मना रहे हैं? 1987 से, ठीक है। स्कीइंग महोत्सव ओली में कब से मनाया जा रहा है? 1987 से, ठीक है। चलिए ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल व रज्जू मार्ग का निर्माण ओली परियोजना के तहत किया गया। ओली परियोजना के तहत क्या किया गया? ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए और ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में हुई, ठीक है। जुलाई 1983 में हुई ओली परियोजना का शुभारंभ किसने की थी? 1983 के आसपास प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इनका शुभारंभ किया था। सोचो ओली आए थे, यानी कि उत्तराखंड आए थे उस टाइम पे। और देखो 1983 में उद्घाटन हुआ, ठीक 10 साल बाद 1993 में, अक्टूबर 1993 में ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण पूर्ण हुआ था, ठीक है। परियोजना शुरू हुई थी 1983 में जुलाई में, इंदिरा गांधी आई थी, 1993 में बन गया, अक्टूबर 1993 में, ठीक है। और ओली में जो वो फेस्टिवल था, कौन सा फेस्टिवल था? 1987 स्कीइंग महोत्सव, ठीक है, ये 1987 से मनाया जा रहा है। अब देखिए एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे कहाँ पे है? ओली में है, ओली में है। इसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर। ये एग्जाम में आ चुका है, क्या पता आगे आए, कर लो फिर भी याद, 4 समथिंग किलोमीटर है, ठीक है। 4.15 किलोमीटर है किसकी? ओली रोपवे की लंबाई। और क्या है? एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे है, एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे है ओली रोपवे। 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ओली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च है। स्कीइंग किस में होती है? बर्फ़ में होती है, ठीक है। बर्फ़ कब पड़ेगी? ठंडे में पड़ेगी ना, तो दिसंबर से मार्च तक क्या होती है? बर्फ़ पड़ती है, तो उसमें स्कीइंग का उपयुक्त समय माना जाता है ओली में, ठीक है। चलिए अब देखिए ओली के पास कौन से बुग्याल हैं? गुरशो बुग्याल, चतरकुंड बुग्याल, गुरशो बुग्याल और चतरकुंड बुग्याल। गुरशो बुग्याल को एक बार वो भी ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया, ठीक है। और ओली में हमने बात की थी अंजना माता का मंदिर है। अंजनी माता कौन है? हनुमान जी की माता का नाम है अंजनी माता, और पिता का नाम कैकेश्वरी है, ठीक है। तो इनका मंदिर है ओली में, ठीक है। और दयाली शेरा नामक स्थल कहाँ पर है? ये भी ओली में स्थित है, ठीक है। दयाली शेरा कहाँ पर स्थित है? ये भी ओली में स्थित है। तो चलिए साथियों ये क्लास बहुत हो गई है, अब बाकी के बचे हुए फैक्ट त्यौहार और जो यात्राएं वगैरह हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। चलिए जय श्री राम।